आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यह जो करंट का फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है, यह डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया भी था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रैक्टिकल यूजेज में आता है, जिसको हम नॉर्मली अपने बोलचाल की भाषा में वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फ्लो उतना ही अधिक होगा। आप जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि दो बकेट ले लीजिए और उस बकेट में एक बकेट को खाली रखिए और एक बकेट में पानी भर दीजिए और एक पाइप के थ्रू उसे कनेक्ट कर दीजिए। जब कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में एक जो ज्यादा भरा हुआ बकेट है, जिसमें ज्यादा पानी भरा हुआ है, उसमें से बड़ी तेजी से पानी जो है पाइप के थ्रू दूसरे वाले बाल्टी में गिरेगा। लेकिन जैसे जैसे लेवल आप देखेंगे कि दोनों, एक का लेवल डाउन होगा और दूसरे का लेवल ऊपर होगा, और जैसे ही दोनों का लेवल बराबर होगा, वाटर का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में फ्लो ज्यादा था, धीरे धीरे फ्लो की जो स्पीड थी, रेट था, वह डिक्रीज करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि फ्लो बंद हो जाएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब डिफरेंस ज्यादा था तो वह उनके पोटेंशियल का डिफरेंस था। यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, एक ज्यादा ऊंचाई तक था, एक की ऊंचाई कम थी। तो ऐसे केस में उनका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस अधिक था, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अधिक था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह लगभग इक्वल होने लगा, तो रेट जो है वो स्लो होने लगा। और जैसे ही पोटेंशियल इक्वल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो वाटर का फ्लो बिल्कुल बंद हो गया। सिमिलर वे में जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का भी कंडीशन बिल्कुल सेम है कि जब दो टर्मिनल के बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस अधिक होता है तो चार्ज का फ्लो तेजी से होता है, रेट फास्ट होता है, और उस केस में करंट की वैल्यू अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, तो ऐसे केस में जो रेट ऑफ फ्लो है वह धीरे धीरे डिक्रीज करता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है तो करंट का फ्लो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो करंट का फ्लो है वह पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन क्या है, अभी इस टॉपिक के बाद उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको समझते हैं पहले। तो पहला कंडीशन, तो इसमें इसका डिफिनीशन याद रहना चाहिए। डिफिनीशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। भाई सिंपल सी बात है कि करंट का फ्लो कंडक्टर में ही होता है, इंसुलेटर में तो होता नहीं है, क्योंकि वहां पे फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होते हैं। प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर में Q कूलाम चार्ज अगर t सेकेंड में फ्लो हो रहा हो, तो उस केस में उसमें जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का वैल्यू हो जाएगा I इज इक्वल टू Q बाई टी। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर चार्ज का वैल्यू गिवन है और टाइम गिवन है तो हम उसको डिवाइड करके करंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जिसमें चार्ज का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया होता है। इसकी जगह पे आपको दिया क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिया होता है। तो उस केस में हम यह इस Q का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE। टॉपिक था हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले फार्मूले से अगर हम देखें तो Q की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं NE, जहां पे N क्या था, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पे समझ सकते हैं नंबर ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उनका नंबर है। E क्या है, चार्ज ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, जिसका वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था। E का वैल्यू कितना होता है, E का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना वैल्यू हमने पढ़ रखा है। तो अगर Q का वैल्यू नहीं दिया है, N का वैल्यू अगर दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो Q का वैल्यू NE रख देंगे, और जब Q का वैल्यू NE रखेंगे तो I का वैल्यू हो जाएगा I इक्वल टू NE बाई टी। यहां से हम लोग करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि करंट का वैल्यू दे दिया रहता है, टाइम दे दिया रहेगा,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तब भी इस फार्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एसआई यूनिट की बात करते हैं। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और इसको जब सिंबल के रूप में लिखते हैं तो कैपिटल ए से दिखाते हैं। देखिए जो हमारा यूनिट है, यूनिट को लिखने का भी अपना रूल होता है। कभी भी यूनिट्स जो लिखे जाते हैं हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, लेकिन अगर वह यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर है तो जब उसे सिंबल के रूप में यूज करेंगे तो वह कैपिटल यूज करेंगे। क्योंकि एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए यहां इसका जब सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल ए लिखेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए मीटर आपने लिखा तो मीटर का सिंबल स्मॉल एम लिखते हैं। केजी लिखा, किलोग्राम लिखा, तो वहां भी के को स्मॉल में रखते हैं क्योंकि यह साइंटिस्ट के नेम नहीं है। सेकेंड थिंग्स इसमें कि यह करंट मेजर कैसे करते हैं, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एमीटर होता है। एमीटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। और ऐड कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, तो अमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज कनेक्शन करते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते थे? पैरेलल कनेक्शन करते थे। और अमीटर को कैसे कनेक्शन करना है? सीरीज कनेक्शन करना है। आगे की वीडियो में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जब पढ़ा जाएगा तो वहां ये आपको क्लियर बताया जाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है और पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और दो चीजें, एक चीज और है कि जो अमीटर है इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो बहुत सारे करंट का यूज या थर्मल इफेक्ट में कन्वर्ट कर देगा और करंट का वैल्यू सर्किट में कम कर देगा। वहीं जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है और अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। वैसे ही अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का, if 30 coulomb charge pass a point in a circuit in 5 seconds, what current is flowing? अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा करंट को फाइंड करने का। यहाँ करंट फाइंड करना है तो सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में हम ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन वैल्यूज क्या है। तो हम देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास 30 कूलम, वैल्यू दिया हुआ है 30 कूलम। कूलम में किसका वैल्यू होता है? तो यह चार्ज का वैल्यू होता है। यूनिट देखकर हम इजीली समझ सकते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। 30 कूलम, चार्ज का वैल्यू गिवन है इन ए सर्किट इन 5 सेकेंड। दूसरा वैल्यू दिया हुआ है 5 सेकेंड। सेकेंड में क्या वैल्यू होता है? टाइम होता है। दो वैल्यू हमारे पास हो गया, Q हो गया, T हो गया। और फाइंड क्या करना है? व्हाट करंट इज फ्लोइंग, करंट की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इस केस में क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि करंट का जो वैल्यू होता है यह होता है Q बाई टी। रिलेशन हमने पढ़ा है अभी तुरंत। तो I का वैल्यू हो गया Q बाई टी। अब यहां से क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। Q का वैल्यू है 30 कूलम और टाइम हमारा है 5 सेकेंड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30 बाई 5, 5 6 जा 36। और चूंकि कूलम और सेकेंड दोनों एसआई यूनिट में ही है तो जब भी एसआई यूनिट में वैल्यूज दिया होता है तो रिजल्ट भी एसआई यूनिट में आएगा। और करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है तो यहां पे हमारा हो जाएगा 6 एम्पियर। तो इस तरीके से सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उस करंट का वैल्यू हो जाएगा 6 एम्पियर। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन ए सर्किट फॉर 10 सेकेंड, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन द सर्किट। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को करंट का वैल्यू फाइंड करना था और इसमें क्या फाइंड करना है? हाउ मच चार्ज, इसमें Q का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है हमारा 5 एम्पियर। यह किसका वैल्यू होता है? यह करंट का वैल्यू होता है। एम्पियर करंट को मेजर, एम्पियर में करंट को मेजर करते हैं तो I इक्वल टू हो गया 5 एम्पियर। और सेकेंड थिंग्स क्या दिया हुआ है? 10 सेकेंड। सेकेंड में हम लोग टाइम को मेजर करते हैं तो यहां से T इक्वल टू हो गया 10 सेकेंड। फाइंड क्या करना है? इस बार फाइंड करना है Q का वैल्यू। चार्ज फाइंड करना है हमें। फार्मूला हमारा वही करंट वाला ही लग जाएगा। I इक्वल टू होता है Q बाई
टी। अब यहां से हमें इस बार चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है 5 एम्पियर और टाइम हमारा है 10 सेकेंड। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 और एम्पियर सेकेंड चूंकि एसआई यूनिट में है तो यहां पे कूलाम, इस चार्ज का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट कूलाम होता है, तो यहां क्यू का वैल्यू हो जाएगा 50 कूलाम। तो इस तरीके से आई वाले फार्मूले में पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया कि करंट का वैल्यू फाइंड करना था। दूसरा, इस फार्मूले से हम लोग को दूसरा टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्यू का वैल्यू फाइंड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 8 मिली एम्पियर करंट फ्लोज इन ए सर्किट फॉर 5 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द सर्किट इन दिस टाइम। इस बार करंट का वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है और हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। करंट का वैल्यू गिवन है, गिवन है क्या, करंट का वैल्यू, करंट कितना है 8 मिली एम्पियर और टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। इस बार एक टाइम का यूनिट जो है वह सेकेंड में दिया हुआ है और करंट का वैल्यू जो है वह एसआई यूनिट में नहीं है, वो सीजीएस में है, मिली एम्पियर में दिया हुआ है। तो ऐसे केस में और हमें फाइंड करना है एन का वैल्यू। जब भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर इस तरीके की कंडीशन हो कि एक यूनिट एसआई सिस्टम में दिया हो और दूसरा यूनिट सीजीएस सिस्टम में दिया हो या डिफरेंट यूनिट्स में दिया हो, सीजीएस में ना हो कि दूसरे डिफरेंट छोटे बड़े यूनिट्स के रूप में दिया हो, तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब कोई भी डाटा दिया होता है तो हम डाटा को लिख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम न्यूमेरिकल में यही होता है कि चेक करते हैं कि जो भी वैल्यूज गिवन है वह सभी के सभी एक ही सिस्टम के यूनिट्स में है या नहीं है। तो यहां थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो 8 मिली एम्पियर है इसको हम लोग एम्पियर में बदल लेंगे और मिली का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर -3, ये हम पहले से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा 8 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अब यह किस में कन्वर्ट हो गया, ये अब हमारा यह एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। टाइम एसआई यूनिट में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। इस केस में जो हमारा फार्मूला हो जाएगा, फार्मूले का वैल्यू कितना होगा, जो भी फार्मूला यूज होगा वो हो गया आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। यहां से एन इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी एंड एन इज इक्वल टू हो गया आई इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। इस फार्मूले से अब हम एन का वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई का वैल्यू कितना हो गया है 8 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये सभी के सभी एसआई यूनिट्स में है, इसलिए यूनिट को बीच में बहुत लिखना नेसेसरी नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट को हम लोग लिख लेंगे। वैसे भी यह नंबर फाइंड करना है, यूनिट इसका सारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि काउंटिंग का कोई यूनिट नहीं होता है। तो यह हो गया 8 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू टाइम का वैल्यू हो गया 5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे 8 का 5 में अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो यह हो जाएगा 8 5 जा 40 इंटू 10 टू द पावर -3, -19 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो गया 1.6। अब यहां से इस डेसिमल को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो 10 का प्रोडक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए यहां 10 के दो पावर हैं, एक -3 है और एक +19 है। बेस सेम है, प्रोडक्ट का साइन है। जब भी ऐसा होता है कि सेम बेस हो और प्रोडक्ट किया जा रहा हो तो ऐसे केस में पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहां -3 और 19 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +16। क्या हो जाएगा +16, क्योंकि यह -3 19 में से माइनस हो जाएगा और प्लस में 16 हो जाएगा। और 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे 400 को तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 16। अगर हम इसको डेसिमल के 1 पॉइंट तक लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 17। एन का जो वैल्यू हो गया हमारा वो हो गया 2.5 इंटू 10 टू द पावर 17 इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी सर्किट में 8 मिली एम्पियर की करंट 5 सेकेंड तक अगर फ्लो करता है तो ऐसे केस में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा फ्लो करने वाला वह हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इफ 4 इंटू 10 पर 20 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए सर्किट इन 8 सेकेंड फाइंड अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द सर्किट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन गिवन है। 4 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन, देखिए कोई यूनिट नहीं इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि यह क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू 10 पावर 20। नेक्स्ट वैल्यू दिया हुआ है 8 सेकेंड। नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 सेकेंड। यह किसका वैल्यू है, टाइम का वैल्यू हो गया। फाइंड करना है अमाउंट ऑफ करंट, क्या फाइंड करना है, आई का वैल्यू फाइंड करना है। अभी हम लोग एक ही फार्मूले का यूज कर रहे हैं क्योंकि करंट का टॉपिक हम लोग लेके चले हैं। तो करंट से रिलेटेड जितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं एक एक करके हमने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब यहां से जब आई का वैल्यू लेंगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन टी। वैल्यू रख दें, एन का वैल्यू हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई टाइम हमारा हो गया 8 सेकेंड। जो भी वैल्यू गिवन है वह एसआई सिस्टम में ही है, आंसर हमारा एसआई यूनिट के रूप में ऑब्टेन हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं 1.6 को तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू दी पावर, ये +20 है और -19 है। जब +20 और -19 को ऐड करेंगे तो पावर इसका हो जाएगा 1। अब 10 टू दी पावर 1 अगर है तो 1 लिखने की कोई जरूरत हमें नहीं होता है, ये वैल्यू हो जाएगा 10। और जब 0.8 में 10 का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। क्योंकि सभी एसआई सिस्टम में है तो इसलिए हमारा करंट का वैल्यू हो गया 8 एम्पियर। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इस 4 टाइप के ही क्वेश्चन इसमें बनेंगे, इसके अलावा कोई 5th टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी थी वैल्यू चेंज करके क्या क्या क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, क्या क्वेश्चन फाइंड किया जा सकता है, उन सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर ये 4 टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे कर लेंगे। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का, हाउ ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर। प्रीवियस रीडिंग में हम लोगों ने पढ़ा करंट क्या होता है, उसमें हम लोग डिफाइन किया रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। फॉर्मूला पढ़ा हमने, कुछ क्वेश्चंस भी देखे। इसके बाद जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात हम केयर कर रहे हैं कि यह चार्ज किस तरीके से फ्लो करता है, कौन सा चार्ज फ्लो करता है। तो एक टर्म यूज किया था, हमने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज का फ्लो होता है वह फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो मेटल्स जो हमारे कंडक्टर हैं, जनरली मेटल्स हमारे कंडक्टर होते हैं, उनका जो आउटर मोस्ट सेल है, जैसे न्यूक्लियस हो गया और ऐसे सेल बने होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है यह थर्मल टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर होता है, थर्मल इफेक्ट की वजह से यह इलेक्ट्रॉन जो है यह बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलकर रैंडमली पूरे एलिमेंट में मोशन करते रहते हैं। इनका जो स्पीड होता है यह काफी हाई होता है, इसका स्पीड अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड होता है। इतने स्पीड से यह रैंडमली मूवमेंट करते हैं, लेकिन जो नेट इफेक्ट इनका होता है मोशन का वो 0 हो जाता है, क्योंकि ये पूरे एलिमेंट के अंदर ये रैंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं और इनका जो नेट इफेक्ट है वो 0 होता है। फिर फ्लो कैसे करता है यह, तो इसका फ्लो, करंट का फ्लो तब होगा जब हम इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जैसे यहां फिगर में, दूसरे फिगर में शो किया गया है, एक सेल से हमने इसको कनेक्ट करके दिखाया है। जैसे इसको कनेक्ट करते हैं तो इस वायर के दोनों एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स कि एक
साइड में हायर पोटेंशियल होता है, प्लस वाला यहाँ एक साइड में यहाँ हायर पोटेंशियल होता है और दूसरे साइड में यहाँ लोअर पोटेंशियल होता है। यहाँ हायर पोटेंशियल हो गया और इस साइड में लोअर पोटेंशियल हो गया। अब इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट हो जाता है तो ऐसे केस में करंट का जो फ्लो है वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होने लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। कैसे मूवमेंट इनका हो रहा है? तो एक्चुअल में हो रहा है ये कि यह जो टर्मिनल है वह पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा वाला टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है या निगेटिव चार्ज के साथ होता है और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वह रिपेल करते हैं, सॉरी अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं। जो हायर पोटेंशियल वाला इंड है यहां पर पॉजिटिवली, यह इंड जो है वह पॉजिटिवली चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि दूसरे इंड से दूसरा इंड इसका निगेटिवली चार्ज होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करने लगता है और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वह निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है एक सिंगल डायरेक्शन में तो इस पूरे वायर में करंट का फ्लो होने लगता है और करंट का जो डायरेक्शन होता है, यह करंट का डायरेक्शन जो है ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स कि अगर हम बैटरी की बात करें या सेल की बात करें तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होता है। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। देखिए अभी इसके बाद एक हेडिंग है हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उनमें सभी सिंबल्स का यूज करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जब जोड़े जाते हैं उनका जो पूरा स्विच, बल्ब, सेल जो भी है, उनका फैन जो भी है, जब उनका एक कनेक्शन करते हैं और जो करंट का पाथ होता है चलने का उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं और उस सर्किट को शो करने के लिए सर्किट डायग्राम बनाए जाते हैं। तो सर्किट डायग्राम में अलग अलग, जैसे सेल को शो करना है तो पूरा सेल या बैटरी नहीं बनाते हैं बल्कि उसको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ कुछ सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं इन जनरल वे, वो सभी सिंबल्स बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे। इन सिंबल्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये पहला जो सिंबल है सेल का है, सेकेंड सिंबल बैटरी का है। बैटरी क्या होता है? जब 2 or more than 2 सेल्स आर कनेक्टेड, जब 2 या 2 से अधिक सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो वह बैटरी होता है। कनेक्टिंग वायर को हम लोग बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। या ज्वाइंट वायर, 2 वायर है आपस में, जैसे एक वायर जा रहा है उसी में से किसी कनेक्शन को कहीं और ले जाना है तो एक वायर को वहां क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो यह ज्वाइंट वायर हो गया। नेक्स्ट है वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट। जैसे सपोज करिए कि एक वायर ये जा रहा है और एक दूसरे वायर को दिखाना है, लेकिन इसमें पहले वाले वायर का करंट दूसरे में फ्लो नहीं करना है, मतलब आपस में इनका कनेक्शन नहीं है बल्कि दोनों में क्या है, गैप है। तो अगर इस गैप को रिप्रेजेंट करना है तो प्लेन पेपर पे हम अगर उसको ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो ज्वाइंट हो गया है। तो इस ऐसे केस में या इस तरीके का ये राउंड जो शेप है यह शो करता है कि ये वायर के ऊपर से ये वायर गया है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो ये होता है वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है यह जो सिंबल है रेजिस्टेंस आर रेजिस्टर। ये फिक्स रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होगी, वेरी नहीं करेगा। इसको हम रेजिस्टेंस आर रेजिस्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो सिंबल है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस आर रिहस्टेड। ये जो एरो लग जाता है, यह एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में बहुत सारा ऐसा प्लेस होता है जहां पे हमें इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ता है। जैसे सिंपली अगर हम अपने घर में देख लें तो फैन के साथ आप देखे होंगे कि फैन के स्पीड को कम या अधिक करने के लिए एक स्विच लगा होता है। ठीक है, जब आप स्विच को घुमाते हैं, एक गोल सा स्विच होता है, उसको जब आप घुमाते हैं, ठीक है, तो
वहां पे फैन की स्पीड क्या होता है, कम या अधिक हो जाता है। यह रिप्रेजेंट करता है कि करंट का जो वैल्यू है उस फैन में जाने वाला, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो वह हमारा क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस वहां पे काम करता है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। कभी भी सर्किट डायग्राम में जहां आवश्यकता होता है तो बल्ब को के जगह पे इस तरीके का सिंबल का यूज कर लेते हैं। इसके बाद है ये अमीटर का सिंबल है, ये लिख देते हैं तो ये अमीटर हो जाता है। भी लिख देंगे तो वोल्टमीटर हो जाएगा, जी लिख देंगे तो गैलोमीटर हो जाएगा। यूजेज हमने आपको पहले से बता रखा है कि अमीटर का यूज क्या करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए, इसको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर का यूज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए किया जाता है, और इसको सर्किट में जिस भी दो टर्म पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है उनके बिटवीन में इसको पैरेलल कनेक्शन करते हैं। थर्ड है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज भी हम करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। अमीटर का यूज भी करंट मेजर करने के लिए कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर का यूज भी करंट मेजर करने के लिए कर रहे थे। फिर डिफरेंस क्या है, कहां पे किसका यूज करेंगे, तो जनरल वे में तो अमीटर का यूज करते हैं हम लोग, लेकिन अगर वेरी स्मॉल करंट है, करंट की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, तो उस केस में हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। इसके अलावा जो अमीटर है यह डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि जो गैल्वेनोमीटर है यह करंट के डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में होता क्या है, अमीटर जो होते हैं, अमीटर में अगर एक सिंपल सा इसका फिगर देखें तो अमीटर में जो पॉइंटर होता है वह 0 से लेके किसी नंबर तक वेरी करता है, एक एंड से दूसरे एंड तक चलता है। जबकि अगर गैल्वेनोमीटर है तो उसका पॉइंटर जो है यह बीच में होता है, 0 यहां होता है, इधर भी कुछ नंबर बने होते हैं और इधर भी कुछ नंबर बना होता है। तो इस तरीके से अगर अमीटर है, अगर यह अमीटर है तो 0 से लेके इधर कुछ नंबर बने होंगे, एक ही साइड में चलेगा। जबकि गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है बिटवीन में होता है, यह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में मूव करता है, जिससे करंट के डायरेक्शन को भी हम लोग जान लेते हैं। तो यह बेसिक डिफरेंस होता है हमारे अमीटर और गैल्वेनोमीटर में। नेक्स्ट हमारा जो सिंबल है वो है ओपन स्विच। देखिए इस तरीके का स्विच दिखाया गया है, या इस तरीके से अगर बीच में पॉइंट नहीं लगा होता है तो यह ओपन स्विच होता है, और यहीं पे अगर इस बीच में पॉइंट लगा देंगे तो यह क्लोज स्विच हो जाता है। क्लोज स्विच का मतलब ऑन स्विच, स्विच को जब ऑन करते हैं तो यह सिचुएशन होता है, और स्विच जब ऑफ होता है तो इसको ओपन स्विच बोलते हैं, या बीच में पॉइंट नहीं लगा होता है। यह जो सिंबल है, जैसे इस तरीके का आप कंडीशन समझिए कि स्विच ऐसे, ये वायर यहां कनेक्ट होता है, आपस में जुड़ा नहीं होता है, तो स्विच ओपन होता है और करंट का फ्लो नहीं होता है। जब स्विच को ऑन करते हैं तो इसको प्रेस जैसे ही करेंगे तो यह आके यहाँ पे चिपक जाता है और फिर करंट का फ्लो होने लगता है। यह स्विच की ऑन कंडीशन है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से यह हमारे कुछ सिंबल्स हैं कि जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में तो इन सिंबल का यूज हम लोग करते रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो करंट, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट जब आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, स्विच को, इलेक्ट्रिक बल्ब को, फैन को, या जो भी कंपोनेंट हमको यूज करना है, उस कंपोनेंट को जब हम लोग आपस में कनेक्ट करके स्विच को ऑन करते हैं तो करंट का अपना एक पाथ होता है जिस पाथ से करंट फ्लो करता है। तो करंट जिस भी पाथ से पूरे सर्किट से होके जिस भी पाथ से होके करंट फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। उसी को डिफाइन किया गया है, एक कंटिन्यूअस कनेक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंसेज, वायर और दूसरे रेजिस्टेंस से मिलकर बना होगा, एंड ए स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल और ए बैटरी along which an electric current flow is called a circuit। मतलब जो भी कनेक्शन है, वायर का कनेक्शन सेल के साथ, वायर को, इलेक्ट्रिक बल्ब को वायर के साथ जब कनेक्ट कर देते हैं और स्विच को ऑन करने के बाद करंट जिस पाथ को एडॉप्ट करता है उस पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और उस सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक डायग्राम, एक फिगर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं भी अगर हमें कोई रेजिस्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस की जगह पे बल्ब है हमारा, या फैन है, या अदर कोई भी अप्लायंसेज है, तो हम बार बार अप्लायंसेज तो फिगर में बनाने में दिक्कत होगी, तो उसको हम सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उन सभी कनेक्शन को, और इसको हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। एक सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम इसमें शो किया गया है जिसमें एक सेल है, सेल से
अमीटर जुड़ा हुआ है। देखिए इस करंट के पाथ में अमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ सिंगल पाथ है, इसी को हम लोग सीरीज में जोड़ना बोलते हैं, क्योंकि जितना भी सेल से करंट पास करेगा वो सबका सब अमीटर से होके जाएगा। इसीलिए अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो रखते हैं ताकि एनर्जी का लॉस अमीटर में मिनिमम हो। जब ये करंट आगे बढ़ता है तो देखिए यहां से दो पाथ हो गया है, एक रेजिस्टेंस हो गया है और एक वोल्ट मीटर वाला पाथ हो गया है। तो जैसे ही करंट के ऐसे दो पाथ जहां होते हैं इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, और वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल कनेक्शन के साथ जोड़ा जाता है। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टेंस का सेंस क्या है, रेजिस्टेंस का डिफिनीशन आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लीजिए कि कोई भी जो भी अप्लायंसेज हम यूज करते हैं अपने घर में वो सभी के सभी क्या होते हैं, रेजिस्टेंस ही होते हैं। और फिर यहां से आते हैं, ये स्विच है हमारा, स्विच को यहां भी यूज कर सकते हैं या इस साइड भी यूज कर सकते हैं, किसी भी एक साइड में स्विच को यूज कर लेंगे। स्विच के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्किट में करंट को सप्लाई दे सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। जब जरूरत होगा तो स्विच को ऑफ कर देंगे, पूरे सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर देगा। तो यह एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम गिवन है। सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। ए डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन ए सर्किट हैव बीन कनेक्टेड। कैसे डिफरेंट कंपोनेंट सर्किट में जुड़े हुए हैं, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक सिंबल फॉर द कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। जो भी कंपोनेंट यूज किए गए हैं उस कंपोनेंट को उनके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट जब करते हैं और जब कनेक्शन को शो करते हैं तो यह पूरा कनेक्शन हमारा जो है यह सर्किट डायग्राम कहलाता है।